फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज सीखेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का नेमिंग करना सीखे थे और आपने कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक होता है वो एकदम ऊपर रहेगा SO3H देन COR, यानी कि C डबल बॉन्ड OOR। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास ईस्टर जिसको बोलते हैं ये बन सकता है। COCl हो गया, यानी कि एसिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये ग्रुप्स CONH2 इसको बोलते हैं अमाइड। ठीक है, अमीन कहाँ से बनता है? अमीन NH2 है और यही जब C डबल बॉन्ड O के साथ लगता है तो इसको अमाइड बोल देते हो। ठीक, और यहाँ पर CN हो गया। फिर उसके बाद CHO ग्रुप है HC डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड देख के मत घबरा जाया करो, डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर H रहेगा, इसी को बोलते हो CHO यानी कि एल्डिहाइड है। राइट, तो एल्डिहाइड के बाद जो है यहाँ पर देख रहे हो क्या है? C डबल बॉन्ड O, यानी कि C डबल बॉन्ड O एक कीटोन होता है R, उसके बाद यहाँ पर CH3 या फिर जो भी R तुम देना चाहते हो लिख सकते हो। यहाँ एल्कोहल है, यहाँ NH2 है अमीन, यहाँ C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हमने इसके बारे में देखा कैसे करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। देखो, बेंजीन को हमने अलग कैटेगराइज किया था, तो बेंजीन का नॉमेनक्लेचर भी अलग तरीके से यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक 6 मेंबर का साइक्लिक कोई कंपाउंड बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो आप कहते हो ये साइक्लोहेक्सेन है। लेकिन अल्टरनेट अगर डबल सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मिल जाए, यानी एक आपके पास ये क्या दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट सिंगल डबल अगर किसी भी साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो उसमें हो, या साइक्लिक में कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो उसमें हो, तो उसको हम बेंजीन बोलेंगे, नॉट बेंजीन, एरोमेटिक बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। बट बेंजीन उसको बोलेंगे जिसमें C6H6Ca कह सकते हो, इसी कंपाउंड को बेंजीन बोलते हैं। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये अवेलेबल रहेगा वो बेंजोनाइड होगा। ठीक है, बाकी एरोमेटिक ही बोलते हैं इनको। एरोमेटिक में होमोजीनियस है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस भी हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस में आपको पता है कि कुछ इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ये हेट्रो हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि अगर बेंजीन हो तो बेंजीन के केस में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखो, पहले तो कुछ कॉमन नेम जान लो, ठीक है, जिसका यूज बाद में करोगे भी। जैसे अगर यहाँ पर मेथिल ग्रुप आ जा रहा है तो क्या कहोगे? मेथिल बेंजीन कहोगे ना, यही तो कहोगे, मेथिल बेंजीन। ठीक, और अगर यहाँ पर OMe आ जा रहा है तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा। देखो, CH3 मेथिल होगा, O ऑक्सी होगा, मेथॉक्सी हो गया, मेथॉक्सी बेंजीन बन गया। ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन, इसी का कॉमन नेम होता है एनिसॉल। और यहाँ देख रहे हो NH2 है जो कि एनालीन होता है। राइट, तो एनालीन जो है अगर किसी भी ये कह सकते हो C6H6 यानी कि बेंजीन के साथ में अगर अमीन जुड़ा हुआ है तो इसको एनालीन बोलते हैं। इसको अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हो, क्योंकि अमीन होते हैं तो अमीनो बेंजीन। ठीक है, और इसी तरीके से आप देख सकते हो नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो बेंजीन हो गया। ब्रोमीन यानी कि Br है तो कहोगे कि ब्रोमो बेंजीन। राइट, तो इस तरीके से हम लोग इनका नाम रख देते हैं। अब फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन कंपाउंड लोअर नंबर शुड गो टू कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि अगर कार्बन कुछ इस तरीके से है और इसमें ब्रांचिंग हो जा रहा है, यहाँ से CH3 आ जा रहा है, यहाँ CH3, यहाँ पर OH आ जा रहा है, तो हम काउंटिंग किस तरफ से करते थे? उस तरफ से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। सब्स्टिट्यूएंट पास में किस तरफ पड़ेगा? इस साइड से, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कम से कम नंबर दिए हैं। आप इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, बट यहाँ पर 3 आता, यानी कि मेजर सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग जो कंपाउंड या कह सकते हो कार्बन है उसको हम हाई नंबर नहीं दे सकते हैं।
लोअर नंबर देंगे 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, अगर आप ये रिंग देखेंगे तो मिनिमम नंबर उसको देना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मिले, ठीक है। तो देखो एक इधर दो, 2 3 4 5 6, अगर इस तरीके से नंबरिंग करते हो तो क्या इसमें गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स आप देख रहे हो, एक ब्रोमीन यहाँ पर है और एक ब्रोमीन यहाँ पर है, इनको मिनिमम नंबर्स मिलने चाहिए, ये हमने सीखा है। लेकिन मिनिमम नंबर मिल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि 1 नंबर मिला है इस कार्बन को जिससे ब्रोमीन जुड़ा है और दूसरे कार्बन को 6 मिला है, तो 1 + 6 कितना होगा? 7 होगा। और अगर इस तरफ से कर रहे हो, यानी कि जो अभी इसमें मार्क्ड है 1 2, अगर ऐसे कर रहे हो तो 1 + 2 आ रहा है पोजीशन, किसका? ब्रोमीन का, दोनों ब्रोमीन का। तो यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप 3 देख रहे हो, वो क्या है? 3 इज काइंड ऑफ लोअर नंबर इन कंपैरिजन टू 7। तो इसीलिए हमें चूज करना है इस एल्गोरिदम को या इस तरीके को जो कि यहाँ पर आपको लिखा गया है, क्योंकि मिनिमम नंबर वही होगा, ठीक है। तो 1 + 2 यहाँ पर 3 हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे 1 2 डाई ब्रोमो, 1 और 2 पर डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। हाइफन लगाना मत भूलना, अगर नंबर है तो उसके बाद लेटर के बीच में हाइफन लगा देते हैं। देखो सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं करना है, 1 से स्टार्ट हुआ है। तो बताओ 5 पर है आपके पास एक ब्रोमीन और 1 पर है, तो 5 1 6। जबकि अगर इस तरफ से जैसे गिवन है वैसे करोगे तो 1 2 3, एक 3 पर और एक 1 पर, 1 + 3 4 आया, 4 ज़्यादा कि 6? ऑब्वियसली 6, तो इसलिए 6 वाला हम एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, और 4 वाला अडेप्ट कर लेंगे 1 3 पोजीशन का। तो 1 पर ब्रोमो और 3 पर ब्रोमो, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे। वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ तो सेम ही होगा, तो 1 3 4, चाहे इधर से आओ 1 2 3 4, जिधर से भी काउंटिंग करना है कर लो, वही आएगा। तो इसको बोलेंगे 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो इन ट्रिवियल सिस्टम मतलब कॉमन तरीके से, अगर कॉमन नेमिंग कर रहे हो, इन ट्रिवियल सिस्टम द टर्म ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट रिलेटिव पोजीशंस 1 2 1 3 1 4। जैसे ये देखो, यही देख लो, अगर इसको 1 बोल रहे हो तो जो 2 पे आएगा 1 2 जो होगा इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और अगर यहाँ पर आप जा रहे हो 1 2 3, थर्ड 1 3 पोजीशन पर जो कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और अगर फोर्थ पर है 1 2 3 4, फोर्थ पर है तो इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये 3 पोजीशन होते हैं। ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं और मेटा को M से और पैरा को P से। तो इस तरीके से हम ट्रिवियल सिस्टम में प्रीफिक्सेस यूज करते हैं इनका नाम रखने के लिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर नेमिंग ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूट मतलब 3 तीनों, क्या लिखा गया है रूल? डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड विद द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फिक्स्ड एज नंबर 1। तो क्या बोला गया कि जो फंक्शनल ग्रुप है, डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड विथ फिक्स्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात किया गया है ना। तो जो हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव कंपाउंड होगा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे CHO यहाँ पे है, यहाँ Br हो गया, तो इसको 1 देना है, इस कार्बन को 1 नंबर देना है, इसको 2 देना है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको नंबर 1 दो, उसके बाद फिर बाकी को जो भी नंबरिंग करना है करो। आगे क्या लिखा है? लोवेस्ट-लोकेंट रूल इज फॉलोड वाइल नंबरिंग कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन। लोवेस्ट-लोकेंट रूल का मतलब होता है कि उस तरफ से आपको काउंटिंग करना है जिस तरफ से लोवेस्ट नंबर मिले हर एक सब्स्टिट्यूटेड कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी साइड चेन हो किसी भी, ठीक है। तो लोवेस्ट रखना है, जैसे अभी पीछे देखे थे 1 + 2 1 + 3 ना, ऐसे करके देख लेना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड वाइल राइटिंग नेम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, पहले ABCDEFGH पढ़ो, फिर उसी के हिसाब से उनका नाम लिख दो। जैसे देख लो एग्जाम्पल है, देखो OH जो है ना वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। कैसे? क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में
मेथिल से ऊपर आता है, यहाँ देखो मेथिल है तो मेथिल से ऊपर आता है कौन, OH आता है, तो इस वजह से OH को हम क्या मान रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 नंबरिंग देना है, ठीक है। तो 1 मिला, 2 3 3 पर मेथिल, 4 पर मेथिल। हाँ देखो अगर इस तरफ से चलते तो 1 2 3 4 5 6, 5 पर मेथिल, 4 पर मेथिल, 4 + 5 कितना आएगा, 9 आएगा। जबकि इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो अभी लिखा गया है इसमें 3 और 4 पे आया, तो 3 + 4 कितना होगा, 7, 4 + 9, 4 + 5 9 हो गया, 9 ज़्यादा है तो इसको छोड़ दो, मतलब उल्टा जो चल रहे थे ना, एंटी क्लॉकवाइज मत जाओ, क्लॉकवाइज नंबरिंग करो। क्लॉकवाइज नंबरिंग की वजह से कम नंबर मिला, इस वजह से यहाँ पर 3 4 जो है मेथिल ग्रुप हो जाएगा, 3 4 डाई मेथिल फिनॉल। फिनॉल क्यों बोले, क्योंकि जो बेंजीन के साथ OH लगा होता है इसको फिनॉल बोलते हैं। ये पूरा ओवरऑल एक कह सकते हो बेंजीन का कंपाउंड है, ठीक है। जैसे टोलुइन बोल रहे थे ना, जब CH3 लगा होता है टोलुइन। When benzene is linked to an alkane with the functional group, then benzene ring is treated a substituent। क्या बोला गया कि बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट तब ट्रीट करना जब किसी एल्केन से जुड़ा हुआ हो ना। तो कोई एल्केन है जिसके पास अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो उस समय बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना, तब बेंजीन अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रखेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया, मतलब बेंजीन की बेसिस पे नेमिंग नहीं होगा, बेंजीन को बस एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेना, उसी के आधार पर नेमिंग कर देना। तो इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाई ब्रोमो फेनिल पेंटेन। तो अगर इसका नंबरिंग करना है तो ये कार्बन देख रहे हो, ये है किसका, ये है बेंजीन का, और यहाँ पर देख रहे हो ये है एल्केन का। इस कार्बन को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इनके ऊपर नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो 2 3 पर 2 ब्रोमो है, 2 3 डाई ब्रोमो हो गया, और 1 पर क्या है, 1 से लगा हुआ है ये फेनिल ग्रुप। इसीलिए बोलते हैं ना कि इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, इसलिए 1 पर मान लेंगे कि फेनिल ग्रुप लगा है, तो 1 फेनिल पेंटेन हो गया। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि रूप अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, देखो CH3 CH2 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 CH3 है, ये है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 यहाँ लिख दूँ और CH2 CH3 और CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3C CH3 फिर यहाँ पर CH3, ये भी देख रहे हो 5 है। तो भाई पेंटेन को तो मैं 3 तरीके से लिख पा रहा हूँ, जबकि पेंटेन का फॉर्मूला आपको पता है C5H12 होगा, ठीक। देख लो, सबको देखोगे तो पेंटेन में जितना भी फॉर्म बनाया हूँ इन सभी में 12 हाइड्रोजन होगा, 5 कार्बन होगा, 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन, वही खेल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएगा। प्रॉपर्टीज डिफर करेगा तो हमें उसको ट्रेस करना पड़ेगा, किस टाइप के आइसोमर्स का प्रॉपर्टी कैसा होगा, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो आइसोमेरिज के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके से आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसको हम सीखते हैं। तो पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें स्ट्रक्चर का चेंज मिले, ठीक है। स्ट्रक्चर में जैसे अभी लिखा था स्ट्रक्चरल था, ठीक है। अगला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब 2 कैटेगरी होता है, इन दोनों कैटेगरी में इनका भी सब डिवीजन मिलता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है, मेटामेरिज्म हो सकता है, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल,
तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पहला चेन आइसोमेरिज्म। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यही मतलब है कि स्ट्रक्चर में चेंजेज हो। तो अब यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर में चेंजेस मिल रहे हैं, चेन में भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, पोजीशन में भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, मेटामेरिज्म में भी वही हाल हो, ठीक है। तो उसमें भी पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeleton, स्केलेटन अलग अलग कर दिया जाए, मतलब हड्डियों का ढांचा अलग अलग कर दिया जाए। जैसे तुम्हारा बॉडी में हाथ लगा हुआ है ऊपर, उस हाथ को निकाल के कहाँ लगा लो, सिर पे लगा लो, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, चेन जो है चेंज हो गया। तो चेन चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। देख लो कैसे चेन चेंज हो रहा है। पेंटेन है, पेंटेन कैसे बन गया, CH3 CS CH3 CH2 CH3, देख रहे हो सीधा था, एक कार्बन उठा करके लगा दिए बगल में पड़ोस में, क्या हो गया CH3। इसलिए यहाँ पर देख रहे हो आइसोपेंटेन, खरगोश के कान, आइसोपेंटेन बन गया, बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, एक कार्बन लगा है, नियो बन गया, नियो पेंटेन। देखो 5 ही कार्बन है, अभी बनाया था सब। तो बताओ चेन में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सीधा चेन था, यहाँ सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, यहाँ ढेर सारे सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, मतलब कि CCC उसमें 2 कार्बन ऊपर नीचे यहाँ लगा दिया गया, देख रहे हो। तो इस वजह से इनको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म व्हेन 2 or more compounds have similar molecular formula but different structural, और कह सकते हो कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन देखो इसमें कैसा है, इसमें सीधा है ऐसे, इसमें स्केलेटन कैसा है, इसमें स्केलेटन केवल ऐसा कुछ दिख रहा है टी टाइप में, और इसमें तीसरे में स्केलेटन कार्बन का ये कुछ ऐसा है, प्लस टाइप में दिख रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। So what is position isomers? Position isomers are completely defined by the change of their position on the basis of position, right? Differ in the position of substituent atom or functional group on the carbon skeleton, ठीक है। तो अगर यहाँ आप C3H8O को देख रहे हो तो उस केस में 3 कार्बन लगा हुआ है, 3 कार्बन में OH एक किनारे पर है। लेकिन जो दूसरा केस आप देख रहे हो, इन दिस केस यू आर सेइंग दैट OH इज सब्स्टिट्यूटेड, OH को रिप्लेस कर दिया गया फ्रॉम टर्मिनल टू मिडिल। सो यू विल से दैट कि यहाँ पर पोजीशन चेंज किया गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो पोजीशन अपना चेंज कर लिया, तो प्रोपेन 2 ऑल बन गया, प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पर है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे सेम होगा। देखना चाहते हो देख लो, 1 2 3 4 नहीं 3 कार्बन हो गया, C3 हो गया, वेरी गुड। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, मतलब फार्मूला सही है, ठीक है। चलो दूसरे के लिए देखते हैं, 3 3 6 1 7 1 8, कंप्लीटली 8 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ऑक्सीजन, वही फार्मूला, सेम फार्मूला दोनों के लिए। तो ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशंस चेंज हो गए हैं, किसका, फंक्शनल ग्रुप का ना। अगला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, उसका फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। ये क्या हो गया, ओन से अल हो जाता है, एल्डिहाइड से कीटोन हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वही बदल जाएगा। सोचो फंक्शनल ग्रुप का क्या काम होता है, मैंने बताया था, मैंने समझाया था कि भाई CH3 होगा, गैस है, कौन सा गैस, मेथेन नहीं, राइट, इथेन है। इथेन उड़ जाता है, पता है ना, गैस होता है। इसमें हम कहते हैं ना कि सर CH3 CH2 OH लगा दो,
H हटा दो, ये CH3 है ना, CH3 में H हटा दो, OH लगा दो यहाँ पे, बस H को रिप्लेस कर दिए OH से, फंक्शनल ग्रुप आ गया। और इसने क्या किया, आपके लिए शराब का बंदोबस्त कर दिया, ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, तो CH3 CH2 OH की व्यवस्था हो गई केवल एक H हटाने से। और यहां देख रहे हो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है, मतलब ये किनारे किनारे RC डबल बॉन्ड OR यूज कर रहा है और ये RCHO एल्डिहाइड। तो इनका जो बिहेवियर होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यूजेस हो जाएंगे, वो सब चेंज हो जाएंगे, यानी कि दूसरा रूप धारण कर लेगा। रूप ही नहीं, कैरेक्टर भी बदल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से आइसोमेरिज्म दिखे जहां पर C3H6O आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसके लिए भी काउंट कर लेना, तुम्हारा काम है। और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर किनारे हो गया टर्मिनल, 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनल हो गया, ये CHO होता है। ठीक है, ये गलत लगाया है। ठीक है, तो ये किनारे पर डबल बॉन्ड O है और ये बीच में है, तो प्रोपेनोन ओन हो गया कीटोन, ये प्रोपेनल हो गया यानी एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब मेटामेरिज्म आता है। मेटामेरिज्म क्या होता है, डिफरेंट एल्किल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। तो देख रहे हो CH3O C3, देखो CH3 हो गया, O हो गया, फिर CH2 CH2 CH3, ये क्या है, ये है मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसी को ऐसे लिख दो, ठीक है, दोनों तरफ एथिल लगा दो और बीच में O आ जाए, तो अब क्या बन गया, ये बन गया एथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये एथॉक्सी इथेन हो गया। तो यहां पर जो नाम है वो तो चेंज हुआ और पोजीशन भी चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म और आगे फर्दर डिस्क्राइब करूंगा। अब आगे आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए, आपने जितना अभी पढ़ लिया है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां ज्वाइन हो जाओ और जो क्वेश्चन है उसको कर लो, बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रैक्टिस किए, समझे और नोट्स बनाए कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये साथ में करते जाओ, अगर देख रहे हो सीख रहे हो अच्छे से, तो ईमानदारी से, ठीक है, जो क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस करो और रिवीजन के लिए नोट्स बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डिमांड है आपकी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन दैट टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, क्या पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ठीक है, बाय।